नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। आज बात करेंगे दोस्तों अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख मैंने बताई थी। राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी और उनकी सहायक नदियाँ। तो चंबल नदी के बारे में बात करता हूँ। तो उससे पहले बताता हूँ कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और राजस्थान की चंबल नदी एकमात्र नदी है जो नित्यवाहिनी 12 मासी नदी है, 12 मासी यानी 12 महीने तक बहती है। राजस्थान की प्रमुख रूप से एकमात्र नदी है जो 12 महीने तक बहती है। तो इस नदी की प्रमुख रूप से उपनाम कौन क्या क्या है, तो दोस्तों पहले बता दो। देखो चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी, चंबल नदी के उपनाम एक तो चर्मणवती, क्या नाम है, चर्मणवती। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु दो नाम हो गए। तीसरा नाम है राजस्थान की बारहमासी, बारहमासी या नित्यवाहिनी, ठीक ना, बारहमासी या नित्यवाहिनी, ये इसके प्रमुख उपनाम है, ठीक है। चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाहिनी और बारहमासी नदी, ये राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12 महीने तक बहती है। तो इस जिसका नाम क्या हो गया, बारहमासी या नित्यवाहिनी, ये राजस्थान की होगी। अब उसके बाद में देखो राजस्थान की कामधेनु, तो चंबल नदी नदियों के बारे में है कि राजस्थान की कामधेनु किसी कहा जाता है, तो चंबल नदी को कहा जाता है। एक पशु में आती है गाय, ठीक है। तो गाय को भी राजस्थान की क्या कहा जाता है, कामधेनु। कौन सी गाय को कहा जाता है, तो राठी गाय को भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों चंबल नदी के उपनाम के बारे में। अब बात करता हूँ कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है दोस्तों। देखो चंबल नदी के उद्गम से पहले मैं बना रहा हूँ राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र से अपन पढ़ेंगे कि ये नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है और राजस्थान में किधर से ये प्रवेश कर रही है। उद्गम होने के बाद में राजस्थान के कौन कौन से जिलों में गुजरती है, कौन कौन से जिलों में बहती है। तो राजस्थान की ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है ना, पहले मैंने बताया कि राजस्थान की 3 नदियां हैं, तो 6 जिलों से होकर के गुजरती है। तो राजस्थान की 3 नदियां कौन कौन सी है, तो एक नदी के बारे में मैंने बात कर ली थी कि राजस्थान की कौन सी नदी, लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली, जो 6 जिलों में से बहती है। अब बात करते हैं राजस्थान की दूसरी नदी है चंबल नदी। ये चंबल नदी भी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। अब देखो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है जनापाव, जनापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला से होता है, ठीक है ना। मऊ जिला इसका, कौन सा जिला है, मऊ जिला, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मऊ जिले में जनापाव की पहाड़ी से होता है। अब उद्गम होने के बाद में दोस्तों, जैसे इसका उद्गम होगा, उद्गम होने के बाद में दोस्तों ये से जाएगी, ऐसे जाने के बाद में आपका आ गया कोटा सवाई माधोपुर। कोटा सवाई माधोपुर में जाने के बाद में गई आ गई सीधी, जाने के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जाते हुए सीधी जाएगी आगे, और आगे जाने के बाद इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है दोस्तों, यमुना। तो यमुना नदी में आकर के ये मिलती है। तो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, तो यमुना नदी में इंदौर, यहाँ फतेह इटावा नामक स्थान पर, कहाँ, इटावा, इटावा नामक स्थान यूपी में मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिलती है। किसी मिलती है, तो यमुना में। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की सहायक नदी हो गई। ये हो गई आपकी चंबल नदी हो गई दोस्तों। अब देखो मैं बात करूंगी चंबल नदी की, यहाँ मध्य प्रदेश उद्गम स्थान जनापाव की पहाड़ी से लेकर इटावा नामक स्थान तक इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं कि चंबल नदी राजस्थान के भारत के कुल कितने राज्यों में बहती है। तो ये भारत के 3 राज्यों में बह रही है। देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश से आएगी राजस्थान में, राजस्थान से जाएगी कहाँ, गुजरात, यूपी में। तो देखो दोस्तों 3 राज्यों में, राजस्थान में प्लस MP में प्लस यूपी, उत्तर प्रदेश में, 3 राज्यों में बहती है दोस्तों। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 315 किलोमीटर। कितनी है, 315 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है 275 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में और यूपी
इन 3 राज्यों के बीच में 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है। कितनी बना रही है? 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये कुल मिलाकर के इसकी कुल लंबाई हुई 966 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई तो कितनी है? 966 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, राजस्थान की नहीं, ये पूरे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, या भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। 2 राज्यों के बीच में सर्वाधिक या सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी 2 राज्यों के बीच में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कितनी बना रही है? 241 किलोमीटर। देखो यहाँ बना रही है, यहाँ तो है राजस्थान, इधर हुआ है मध्य प्रदेश, जिसे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बात की थी, डांग क्षेत्र। तो यहाँ है आपका डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र, जिसे बीड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई 2 राज्यों के बीच में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब उसके बाद में दोस्तों बात करता हूँ चंबल नदी के बारे में, कि चंबल नदी राजस्थान में पहली बार प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है तो दोस्तों मैंने बताया था कि राजस्थान के 2 जिले जो विखंडित है, एक तो है अजमेर, एक आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़, एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है यहाँ, दूसरा चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ, जिसकी घोड़े की नाल के समान आकृति है। किसके समान है? घोड़े की नाल के समान आकार का जिला कौन सा बताया था दोस्तों मैंने? तो घोड़े की नाल के आकार के समान जिला बताया था आपका चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ पर करती है? पूछे कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ में। कहाँ करती है दोस्तों? 84गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में पहली बार प्रवेश करती है दोस्तों। फिर उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? ये राजस्थान के कुल 6 जिलों में बहती है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें राजस्थान के 6 जिले आ गए हैं जो राजस्थान में से गुजरती है। तो राजस्थान इसके 6 जिले कौन कौन से हैं? याद रखना है दोस्तों। क्या ट्रिक है? चित्तौड़ को सबक दो, चित्तौड़ को सबक दो। ये चित्तौड़ को सबक दो यानी कि इसमें राजस्थान के कुल 6 जिले आ गए, जिसमें से चंबल नदी गुजरती है। तो देखो चित्तौड़ को याद रखना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद में को से आपको याद रखना है कोटा। फिर उसके बाद में से याद रखना आपको क्या? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। वैसे याद रखना आपको बूंदी। फिर उसके बाद में कैसे याद रखना आपको? करौली, करौली। और 2 से याद हो गया आपका क्या? धौलपुर, धौलपुर। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर, ये 6 जिले आ गए हैं जहां से ये नदी राजस्थान में से गुजरती है। तो चंबल नदी राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। लूनी नदी भी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो 6 जिलों से गुजरती है। अब चंबल की एक सारी नदी है बनास, वो बनास नदी भी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। तो वो 6 जिले कौन कौन से अपन बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय बता देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उपनाम हो गया। चंबल नदी कितने राज्यों में से गुजरती है? उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पर जा करके यमुना नदी में मिलती है? वहां तक बात हो गई, कुल लंबाई हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश होने के बाद में इस नदी के ऊपर कुल 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए दोस्तों? 4 बांध बनाए गए दोस्तों। पहला बांध कौन सा इसका? पहला बांध देखो दोस्तों, इसका कौन सा है? चंबल नदी के ऊपर बनाया गया पहला बांध आएगा गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर बांध। ये गांधीनगर बांध कहाँ है? गांधीनगर बुझ लिया, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध। ये तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। दूसरा इसका बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। तीसरा इसका बांध है कौन सा? जवाहर सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। ये कहाँ है? कोटा में है। कहाँ है दोस्तों? कोटा में। और तीसरा चौथा बांध है इसका कौन सा? कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। ये भी कहाँ है दोस्तों? तो कोटा बैराज बांध कोटा में ही है। इनकी चंबल नदी के ऊपर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। पहला तो कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा कौन सा? जवाहर सागर बांध। चौथा कौन सा? कोटा बैराज बांध। तो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है। 4 में से एक बांध तो है कहाँ? मध्य प्रदेश में, और 3 बांध कहाँ है? राजस्थान में। चंबल नदी के ऊपर ये 4 बांध है, 4 में से 3 बांध है,
जो ये ऊपर वाले 3 बांध है, ये 3 बांध 100 किलोमीटर के अंदर है। कितने किलोमीटर में है? 100 किलोमीटर में बनाए गए हैं। तो चंबल नदी के ऊपर बनाए गए, देखो ये 3 बांध है ना ऊपर वाले, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कौन सा, जवाहर सागर बांध। ये 3 बांध है। इन तीनों बांधों से विद्युत प्राप्त की जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ सिंचाई भी की जाती है इसके साथ। लेकिन कोटा जो बैराज बांध है, ये कोटा बैराज चंबल नदी का एकमात्र ऐसा बांध है जिससे विद्युत प्राप्त नहीं की जाती है, यहाँ विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। तो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया एकमात्र बांध जो केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, सिंचाई के लिए लाभदायक है, वहाँ पर प्रमुख रूप से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा बांध? आपका कोटा बैराज बांध। और ये 3 किलोमीटर, ये जो 3 बांध है ये 100 किलोमीटर में बनाया गया है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों के ऊपर क्या है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। वो राजस्थान की एकमात्र नदी है, कौन सी? चंबल नदी। पूछा जाता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में कुल 3 बांध बनाए गए और तीनों से विद्युत प्राप्त किया जाता है। तो आपकी कौन सी है? चंबल नदी। 3 बांधों में से 2 बांध तो राजस्थान में है, एक बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश में। कौन सा? वो गांधी सागर बांध। ये हो गए। अब उसके बाद में जो ये चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए, इन 4 बांधों को कुल 3 परियोजनाओं की यानी कि 3 चरणों में पूरा किया गया है। 3 चरणों में पहला गांधी सागर बांध है, उस गांधी सागर बांध को पहले चरण में बनाया गया था। फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज को, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध को दूसरे चरण में पूरा किया गया था और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध को पूरा किया गया था। तो ये 4 बांध हो गए जो कहाँ है? एक तो है मध्य प्रदेश में, यहाँ एक तो आ जाएगा मध्य प्रदेश में, दूसरा जाएगा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा कोटा में और चौथा भी कोटा में। ये 4 बांध है, ठीक है ना। अब उसके बाद में आगे जाने के बाद में ये नदी जाएगी आगे बीहड़, जहाँ 2 राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 241 किलोमीटर की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बीहड़ भूमि, ठीक है ना। अब बीहड़ भूमि में क्या होता है? बीहड़ भूमि में 5 से लेकर 30 मीटर गहरे खड्डे पाए जाते हैं। 5 से लेकर 30 मीटर गहरे खड्डे पाए जाते हैं दोस्तों। तो गहरे खड्डे पाए जाने के कारण यह जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हो गया तो राजस्थान की कौन सी नदी है जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है आपकी? चंबल नदी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो 5 से लेकर 30 मीटर जो गहरे खड्डे हैं उसे बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश वाले और राजस्थान के बीच में है ना, वो यहाँ क्षेत्र जो क्या है? खंडित है, यानी कि विखंडित है। यहाँ बीच में एक दरारें पाई जाती है, दरारें पाए जाने के कारण ये क्षेत्र प्रमुख से डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे दोस्तों। ये नदी जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद में कहाँ? इटावा नामक स्थान पर कौन सी नदी मिल गई? यमुना नदी में मिल गई। अब बात करते हैं चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। किसके बारे में बात करते हैं? चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। उससे पहले दोस्तों देखो चित्तौड़गढ़ में जो गांधी सागर बांध, इस गांधी सागर बांध के पास में ही एक राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात चंबल नदी के ऊपर बनाया गया। चै से तो चंबल, ठीक है दोस्तों, चै से चंबल नदी के ऊपर, चै से आएगा चूलिया जल प्रपात। चै से चंबल नदी, चै से चूलिया जलप्रपात और चै से चित्तौड़गढ़ में स्थान है रावत बाटा, जहां राजस्थान की प्रथम अणु नगरी, राजस्थान की पहली अणु नगरी रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है, जहां से D2O भारी जल प्राप्त किया जाता है अमेरिका के सहयोग से। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ राजस्थान का जो रावत बाटा है, यहाँ राजस्थान की पहली अणु नगरी है। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी अणु नगरी। भारत की पहली अणु नगरी कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके बताना है। ये भारत की और राजस्थान की पहली, भारत की तो दूसरी और राजस्थान की पहली अणु नगरी है रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। ये चूलिया जलप्रपात है, इसकी कुल ऊंचाई है 10 मीटर।
सॉरी 18 मीटर, 18 मीटर ऊंचा ये कितना है दोस्तों, 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं उसके बाद में चंबल नदी की सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदियां। दोस्तों पहले मैं नाम बता रहा हूँ कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। चंबल नदी की सहायक नदी एक तो आएगी बनास, बनास, सीप, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, बनास, सीप, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, कुराल, अलनिया, चारण, मेज और एक है कुन्नू। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई दोस्तों। देखो एक बार दोबारा बोलना है, बनास, सीप, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, कुराल, आलचर, मेज और कुन्नू, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी हो गई दोस्तों। इनमें से पूछा जाता है कि चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। ये बनास नदी भी राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरती है, तो 6 जिलों से होकर के गुजरती है। तो पहले बात करते हैं इनकी सहायक नदियों में से, बात करते हैं पहली कौन सी है, बनास नदी। देखो दोस्तों बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बनास नदी का उद्गम होता है कहाँ, राजसमंद में एक पहाड़ी कौन सी, खमनोर की पहाड़ी, ये आपकी हो गई कौन सी, बनास, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी कहाँ है, तो राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है कौन सी नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम होता है। और ये फिर उसके बाद में आती है यहाँ सवाई माधोपुर में, और सवाई 6 जिलों में बहती हुई आएगी सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में सीप नदी के साथ, कौन सी नदी के साथ, सीप नदी के साथ मिलकर के, कौन सी नदी के साथ, सीप, सीप नदी के साथ मिलकर के यहाँ सवाई माधोपुर में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। ये हो गया चंबल नदी का एकमात्र त्रिवेणी संगम। माय नदी के ऊपर भी वो क्या होता है, त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहाँ जहाँ कौन सी, सोम, माई और जाखम 3 नदियां आकर के मिली थी। दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया कौन सा, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल, बनास और सीप ये 3 नदियां मिलती है सवाई माधोपुर में और त्रिवेणी संगम बनाती है। अब उसके बाद में इसकी दूसरी सहायक नदी आपकी कौन सी, काली सिंध। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम होता है आपका, तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से, तो देखो अपन बात करें काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम, काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ से होता है दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी नदी, एक नदी है काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में देवास, मध्य प्रदेश में देवास के पास बागली गांव से, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में देवास के पास बागली गांव से कौन सी नदी का उद्गम होता है, काली सिंध नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये नदी जाएगी मध्य प्रदेश से झालावाड़ में, झालावाड़ में, झालावाड़ में ये पहली बार प्रवेश कहाँ करती है, तो झालावाड़ में ये प्रवेश करती है रायपुर, रायपुर झालावाड़ में। पूछे कि काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, तो रायपुर झालावाड़ में राजस्थान में पहली बार प्रवेश करती है, और झालावाड़ से जाएगी कोटा, कोटा में जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है, किसी मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है कौन सी, काली सिंध। अब इस काली सिंध नदी की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, काली सिंध की सहायक नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां, नदियां इसकी एक तो है आहू, कौन सी है, आहू, एक है परवन, आहू परवन, एक है चंद्रभागा, चंद्रभागा, और एक है उजाड़, उजाड़ है, उजाड़, ठीक है, आहू, परवन, चंद्रभागा, उजाड़, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अब उसके बारे में अपन बात करते हैं, किसके बारे में, आहू नदी के बारे में। आहू नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, आहू नदी का उद्गम भी राजस्थान मध्य प्रदेश ही होता है, मध्य प्रदेश ही होता है, किसका होता है, आहू नदी का।
आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में सुसनेर। कहाँ से होता है? सुसनेर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक स्थान से इसका कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो काली सिंध की आहू नदी की जो सारी नदी आहू ना, आहू काली सिंध की सारी नदी कौन सी है? आहू। तो आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सुसनेर नामक गांव से होता है। उद्गम होने के बाद में मध्य प्रदेश से आएगी झालावाड़ में। कहाँ आएगी? झालावाड़ में। और झालावाड़ में इस नदी के ऊपर जहाँ पर जैसे काली सिंध और आहू नदी मिल गई ना, काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू नदी जहाँ संगम होती है, इनकी मिलती है संगम, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर जहाँ ये मिलती है, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर एक दुर्ग बनाया गया है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? तो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। कहाँ है दोस्तों? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। झालावाड़, गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है। क्या है? राजस्थान का जल दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग प्रमुख से माना जाता है। किसको? गागरोन दुर्ग को। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण करते समय नीम का प्रयोग नहीं किया गया था, नीम नहीं भरी गई थी। ये चट्टान के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा दुर्ग है जिसकी नीम नहीं रखी गई है? तो गागरोन दुर्ग। कौन सी नदी के संगम पर है? काली सिंध आहू नदी के संगम पर। तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है कहाँ से? मध्य प्रदेश में देवास के पास बाघ नामक पहाड़ी से निकलता है। फिर उसके बाद में आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक स्थान से होता है। और ये राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश कर झालावाड़ में गागरोन दुर्ग के निकट कौन सी नदी में मिल जाती है? तो काली सिंध नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद में इसकी एक सारी नदी और है, कौन सी? परवन नदी। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो देखो परवन नदी के बारे में बताते हैं अपन। परवन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश से ही होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में। किसका? एमपी से होता है। किसका? परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से। कौन सी नदी का उद्गम होता है? परवन नदी का। ये परवन नदी जाती है झालावाड़ से जाएगी इसे बारह से जाते हुए वापस जाकर के कोटा में कौन सी नदी में मिलेगी? चंबल नदी में, इसमें काली सिंध नदी में मिलेगी। तो ध्यान रखना, परवन नदी राजस्थान मध्य प्रदेश से जाएगी राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करेगी। झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद में बारह और झालावाड़ की सीमा बनाते हुए जाएगी कोटा में कौन सी नदी में जाकर के मिलेगी? इस काली सिंध नदी में जाकर के मिलेगी। अब उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि परवन नदी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। एक तो है शेरगढ़ दुर्ग और एक है शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में से जाती है कौन सी नदी? परवन नदी। और इस शेरगढ़ अभ्यारण्य में एक दुर्ग है शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग। तो शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से होता है। और मालवा के पठार से होने के बाद में ये नदी जाएगी कहाँ? झालावाड़, और बारह से जाएगी कहाँ? कोटा में। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी? परवन नदी। काली सिंध की दो सारी नदियाँ हो गई, एक तो परवन हो गई, एक कौन सी हो गई? आहू। तो काली सिंध नदी का उद्गम हो गया कहाँ से? जाना पाओगे, ये देवास के पास बागनामा गांव की पहाड़ी से होता है, बागली गांव से होता है। और ये राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद में जाएगी कहाँ? कोटा में। और कोटा के नरेना नामक स्थान पर कोटा के नरेना नामक स्थान पर कौन सी नदी में जाकर के मिल जाएगी? ये नदी, ये कौन? चंबल नदी में जाकर के मिल जाएगी। अब उसके बाद में मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सारी नदी और है जिसका नाम है कौन सी? पार्वती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पार्वती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से, सीहोर गांव से, मध्य प्रदेश के सीहोर गांव से होता है। और ये नदी राजस्थान में पहली बार बारां जिले में प्रवेश करती है और बारां में प्रवेश करने के बाद में कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिलती है। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी? पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी के बारे में पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में। और राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है पहली बार? ये बारां में। चंबल नदी की एकमात्र सारी नदी है जो बारां जिले में प्रवेश करती है, वो कौन सी? आपकी पार्वती नदी। तो ये हो गई दोस्तों चंबल नदी से संबंधित। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जाना होगी पहाड़ी से। फिर उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ? चंबल नदी। तो राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। प्रवेश करने के बाद में ये चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर,
बूंदी, सवाई माधोपुर, बारा, धौलपुर, करौली में बहते हुए कहाँ जाएगी, यूपी में, और यूपी में इटावा नामक स्थान पर जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी में मिलती है, ये यमुना नदी में मिलती है। इस नदी के ऊपर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, उसमें से एक तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और कोटा बैराज कहाँ है, राजस्थान में है। उनमें से राजस्थान का एकमात्र बांध चंबल नदी के ऊपर बनाया गया एकमात्र ऐसा बांध जिससे विद्युत प्राप्त नहीं किया जाता, वो कौन सा, कोटा बैराज बांध। अब उसके बाद चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाती है और तीनों से विद्युत प्राप्त करती है। फिर उसके बाद में भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो भी कौन सी आपकी, चंबल नदी। चंबल नदी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 12मासी नदी है, नित्यवाहिनी है, चर्मणवती और कामधेनु इसके उपनाम है। कुल लंबाई 966 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बनास, जो भी 6 जिलों से गुजरती है, खमनोरी की पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। फिर उसके बाद दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी काली सिंध, आहू, परवन, ठीक है ना, तो परवन नदी और आहू किसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी कौन सी किसकी है, काली सिंध नदी है। अब उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न होता है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे 2 बांध बनाए गए हैं जो झालावाड़ में है, एक तो गोमती सागर बांध और एक है झालरा पाटन। ये ध्यान रखना है दोस्तों, चंद्रभागा नदी के ऊपर, इस चंद्रभागा नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो गोमती बांध और एक है झालरा पाटन। ये झालरा पाटन और गोमती सागर बांध ये कहाँ है, झालावाड़ में है। कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों, तो कौन सी नदी के ऊपर, चंद्रभागा नदी के ऊपर स्थित है। तो ये आपकी हो गई चंबल नदी। दोस्तों अगली कक्षा में बात करेंगे अपन बनास नदी के बारे में और बनास की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।